हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मैंने में जीवी सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और साथ ही साथ रेफरेंसेस देता जाऊंगा प्लांट्स के भी, क्योंकि हम प्लांट का कर चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम आपको याद होगा, शुरू में ही करवा दिया था मैंने जाइलम और फ्लोएम के बारे में, लेकिन फिर भी बीच बीच में रेफरेंसेस देता जाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाएं। आप देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब क्या है। आपने एक जगह से कोई दूसरी जगह पे डाकिया को भेजा, उसका मतलब क्या होता है कि डाकिया इधर से खत लेके उधर गया या इधर से कोई डॉक्यूमेंट लेके उधर गया और वहां पे पहुंचा दिया और वहां का संदेश वापस से आपके पास ले आया। जैसे कबूतर काम किया करते थे वैसे यहां पे, या फिर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाना है तो आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके जाएंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को ही हम ट्रांसपोर्टेशन इसमें कह रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको देखिए कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एयर, वाटर, फूड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें ये नहीं मिलेंगे हमारी पूरी की पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े खड़े ही लुढ़क जाएंगे। तो अब इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पिक्चर में आता है। वैसे देखिए कि एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है कि जैसे ब्रीदिंग हो रही है, ड्रिंकिंग हो रही है, ईटिंग हो रही है, सेम आपके अंदर भी यही हो रहा है, सेम प्लांट्स के अंदर भी हो रहा है। तो वो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यही पूरा करेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो इसी सिस्टम के थ्रू हर ऑर्गन तक जाएंगे, हर ऑर्गन के सेल्स तक जाएंगे उनकी नीड को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ऐसी प्लांट्स के अंदर देखिए क्या रहता है, वेस्कुलर टिश्यूज रहते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं तो, आपको अगर याद नहीं है, भूल गए हैं, तो मैं आपको याद करवा देता हूं। जाइलम और फ्लोएम का हमने शुरू में ही पढ़ लिया था और इनके डिफरेंसेस भी पढ़ लिए थे। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। शुरू के लेक्चर याद कीजिए, याद नहीं है तो दोबारा जाके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैंने ये चीजें बताई थी आपको। अब देखो ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो इसको पढ़ने के लिए हमें पहले हार्ट पढ़ा होना जरूरी है, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हार्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप हार्ट को देखिए, उसके बाद इस सेशंस को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। जैसे हमने देखा था नर्वस सिस्टम किस किस चीज का बना होता है, ऐसे ही अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज का बना है। और इसमें ये सब चीजें देख, तीन पार्ट है। एक तो ब्लड है, ब्लड के वेसल्स हैं, वेसल मतलब बर्तन हो गया एक तरह से, या फिर ये कि ट्यूब्स हो गया जिनके थ्रू ये ब्लड फ्लो करेगा। और तीसरा हो गया हार्ट, जो कि पंप करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और ये इन्फेक्शन से भी हेल्प करता है। तो आप देखिए कि फाइट करेगा इन्फेक्शन से, ये तो हमें पता है। आपको पता होगा आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, सोल्जर्स जिनको आप कहते हैं, तो वो जो है वो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। ऐसे ही बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर कहीं पे भी किसी भी मिनरल की, विटामिन की कमी है, या फिर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है कहीं भी, तो वहां पे ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। तो वो सब काम कौन करता है यहाँ पे, वो सारा का सारा काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर की ये सारा काम कर कौन रहा है, ब्लड कर रहा है। और ये जो है ये पूरे का पूरा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे बता रखा है। यहाँ ये राइट नहीं आएगा, ये लेफ्ट आएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है भाई। तो अभी इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ अभी बताया है कि कैसे सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट को मैंने पढ़ाया था, वहां भी बताया था, यहाँ पे फिर से बताऊंगा आपको, अभी टेंशन मत लीजिए। हार्ट के बारे में देखिए, वैसे तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ आइडिया आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अंदर भी देखिए राइट चैम्बर, लेफ्ट चैम्बर में ये डिवाइडेड है। और ये देखिए राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ये अयोटा है, ये भी एक आर्टरी होती है जिसके थ्रू की पूरी बॉडी को फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से ये होती है इंफीरियर वेना केवा। इन दोनों से आता है, कहां पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। ये सब चीजें मैंने बताई थी वहां पे, तो वही चीजें एक शॉर्ट ब्रीफ के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए कि हार्ट के अंदर ये फ्लो कैसे करता है और क्या क्या चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको ब्लड वेसल्स का पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स होते क्या हैं। ब्लड वेसल वो एक तरह से बर्तन कह लीजिए, वो ट्यूब्स कह लीजिए, वो पाइपें कह लीजिए, वो है जो कैरी करती है ब्लड को थ्रू आउट दी बॉडी। बॉडी में इन्हीं के थ्रू जाता है। जैसे नर्वस सिस्टम में लंबी लंबी तारें बिछी हुई थी, ऐसे ही आपकी नसें हैं। आप देखिए यहाँ पे नसें आपको दिखाई देती हैं आपकी, या हाथ में दिखाई देती हैं। ये सारी नसें क्या हैं, ब्लड वेसल्स ही हैं। इन्हीं के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में आपके ब्लड सप्लाई होता है। फिर दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो 3 तरह की ब्लड वेसल कौन सी है, एक तो होगी आर्टरी, दूसरी होगी वेन्स और तीसरी होगी ब्लड कैपिलरीज। आप जरा इसमें देखिए
कि यहाँ पे जैसे आर्टरीज है, तो आर्टरीज अब यहाँ देखो, पल्मोनरी आर्टरी ये हो गई, फिर ऐसे ही वेन्स की बात करें तो पल्मोनरी वेन ये हो गई, फिर ब्लड कैपिलरीज जो है वो आगे गैस एक्सचेंज का काम करती है, वो अभी मैं दिखाऊंगा अगली स्लाइड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। गैशियस एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरीज के ऊपर होता है। आर्टरीज का काम मेनली है कैरी करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन्स जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है यहाँ पे, और ये सब चीजें अभी मैं जब डिटेल में वापस से हार्ट को अभी समझाने वाला हूं अगले 5 मिनट के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगी। एक अब मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, जो ब्लड प्रेशर यूजुअली रहता है ना, ये सारे का सारा आपने देखा होगा, कई बार लोगों को देखा होगा कि भैया उनको चक्कर आने लग जाते हैं या ब्लर दिखाई देने लग जाता है, तो आप समझ जाइए कि इस बंदे का बीपी अप डाउन हो रहा है, इसको कुछ ना कुछ इलाज की जरूरत है। या तो उसको हम नमक का पानी दे देते हैं या चीनी का घोल दे देते हैं, या फिर एक ब्लैक कॉफी होती है ना, कॉफी को गर्म पानी में तुरंत डालो और उस बंदे को कोई दूध वगैरह नहीं डालना, सिर्फ ब्लैक कॉफी बना के उसको तुरंत दो, तुरंत ठीक हो जाएगा उसका लो बीपी, है ना। तो ये एक तरीका है। हाई बीपी के लिए नहीं है कोई, हाई बीपी के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तुरंत से भाग के। लो बीपी के लिए इलाज घर में बता रहा हूं, ब्लैक कॉफी सबसे तगड़ा इलाज होता है। ब्लैक कॉफी दो और तुरंत बंदे का बीपी सेट हो जाता है, 1 मिनट के अंदर अंदर ब्लैक कॉफी सेट कर देती है आपके बीपी को, ठीक है। लेकिन ये लो बीपी के लिए बोल रहा हूं। हाई बीपी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना, ये ना हो कि बैठे हुए पसरे हुए हो, या नमक और चीनी का घोल दे देंगे लो बीपी में तो भी चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये अल्टीमेटली अगर मैं देखूं ब्लड प्रेशर, ये बीपी जो हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हेन इट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आपको मैं मोटे तौर पे एक नॉर्मल तरीके से बताता हूं। ये एक पाइप है आपके घर में लगी और यहां पे एक मोटर लगी हुई है, मोटर के थ्रू यू पानी इस पाइप के थ्रू जा रहा है आपकी टंकी में। तो भैया आप मेरे को ये बताओ, अगर ये वाली पाइप में गत्ते की पाइप लगा दूं और मोटर के साथ अटैच कर दूं, तो वो गत्ते की पाइप, ये मोटर तो भैया इतनी जोर के यूं मारेगी गत्ते की पाइप पे, क्योंकि ऊपर चढ़ाना है भैया छत पे, तो जोर के प्रेशर मारेगी, तो ये तो गत्ते की पाइप तो फट जाएगी। कागज की होगी तो और जल्दी फट जाएगी। तो फिर मैं प्लास्टिक की लगाता हूं, तो प्लास्टिक की पाइप हो सकता है कि महीना 2 महीना निकाले। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भैया ये तो काम नहीं बन रहा, अब मैं लोहे की पाइप लगा लेता हूं या स्टील की पाइप लगा लेता हूं, तो वो आपका बहुत लंबा समय निकाल देगी, वो नहीं टूटेगी जल्दी। तो यानी कि यहाँ पे आजकल तो सीपीवीसी भी आ गए हैं, सीपीवीसी की लाइनें ज्यादा लगती हैं, बट जो भी है मैं आपको मोटे तौर पे चीजें समझा रहा हूं। तो यहां पे क्या है कि ये जो पंप यूं प्रेशर मारेगा तो वो इन वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा। या आप खुद ही देखिए ना, आप घर के अंदर एक पाइप है, पाइप के अंदर से यूं जोड़ के प्रेशर मारोगे, मग्गे से प्रेशर मारोगे, तो भैया वो उसके ऊपर जाके हिट करेगा कि नहीं करेगा, प्रेशर तो लगेगा। तो उसी को बीपी बोला जाता है आपके मोटे तौर पर, अगर मैं बताऊं समझाऊं तो। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा कि ब्लड किस प्रेशर से आपकी जो वेन्स हैं, आपकी आर्टरीज हैं, उसके अंदर जा रहा है। देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। 2 तरह के प्रेशर हैं। अब एक को लो बीपी बोलते हैं, एक को हाई बीपी बोलते हैं। अभी समझा दूंगा, 2 सेकंड रुको बस। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज फिलिंग विद ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। इट कंस्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन द आर्टरीज। समझना, मिनिमम जहां पे वर्ड आ गया, इसका मतलब ये लो बीपी वाली चीजें हो रही। बीपी 2 तरह के हैं, एक लो साइड पे, एक हाई साइड पे, 2 बीपी होते हैं, ठीक है। तो ये जो लो साइड वाला बीपी है उसकी बात हो रही है, जिसको मैंने बोला था ना कि ब्लैक कॉफी से सही हो जाता है वो। यानी कि आप देखना इधर, आपका लो बीपी अगर हो गया है बिल्कुल, कहां पे है डायस्टोलिक, है ना, ये रहा। अगर आप अंडर 80 में है, आपका 80 से नीचे है तो एकदम सही है। अगर 80 से ऊपर है तो आपको एबनॉर्मल कंडीशंस शुरू हो जाएंगी। वो इस तरह से यहां पे बता रखा है, जैसे कि आप देखिए, अगर आपका 80 से नीचे है तो नॉर्मल कंडीशन। प्री हाइपरटेंशन के लिए क्या है, 80 से 89 के बीच में होगा तो आपको हाइपरटेंशन के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। फिर 90 से 99 चला गया तो हाइपरटेंशन की पहली स्टेज आएगी। फिर हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज, अगर ये लो बीपी जो है 100 के पार चला जाए, और अगर ये 110 के पार चला गया तो फिर तो हाइपरटेंसिव स्टेज है, फिर तो आप पगला गए हो। ये समझ लीजिए कि आपको कहीं छोड़ के आना पड़ेगा, आप नॉर्मल तरीके से नहीं रह पाएंगे, आप बहुत, आपका बीपी अप चला जाएगा, लो वाला बीपी ऊपर चला जाएगा, तब समस्या है। अब यहां पे इसी बीपी को कंट्रोल करने के लिए मैंने वो जो ब्लैक कॉफी वगैरह चीज बताई है वो होती है। अगर ये बीपी और डाउन चला जाता है बहुत ज्यादा, तो भी आप, इसका मतलब है कि लुढ़कने वाले हो तुम, फिर तो भैया बिल्कुल प्रेशर ही नीचे जा रहा है, तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा। और इसका देखिए मतलब क्या है, अब आपको आज समझ में आएगा। ये जो लो बीपी वाली चीज बता रहा हूं मैं, ये लोवेस्ट वाली क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, जब आपके हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, कोई बर्तन है, बर्तन में पानी भर रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ कि क्या जब पानी भरते हैं बर्तन के अंदर तो उसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा। आपने एक ट्यूब
ट्यूब उठाई, यूं पानी का प्रेशर मारने लगे तो उसके ऊपर टक 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 प्रेशर लगेगा ना, तो उसको ही क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, या लो बीपी बोलते हैं, या मिनिमम प्रेशर बोलते हैं। ये आर्टरीज के अंदर होता है, ठीक है। अब हार्ट ने पूरा भर लिया, अब हार्ट ने भर लिया तो अब वापस से हार्ट को तो पंप करना है। जैसे ही ये हार्ट के अंदर सारा भर गया, यूं करके हार्ट मारेगा। जैसे ही उसने यूं करके मारा तो ये हार्ट ने एक प्रेशर के साथ मारा, तो यहां पे क्या है कि ये तो डायस्टोलिक था पहले जब ये भर रहा था, अब जब यूं करके मारा इसने प्रेशर को हार्ट ने, तो वो जो ब्लड अब किस प्रेशर के साथ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये दो तरह के प्रेशर, और वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपके हार्ट ने यूं करके जोर से मारा है तो वो ज्यादा ही होगा, उसको हम बोलते हैं हाइयर बीपी साइड, है ना। तो ये होगी लोअर बीपी साइड, वो होगी हाइयर बीपी साइड। और ये लोअर बीपी साइड की 60 से 80 mmHg की रेंज होती है। mmHg ये सब हम उसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ये मर्क्यूरी का तरीका है करने का कि भैया मर्क्यूरी को कॉलम में रखा जाता है, फिर उसके हिसाब से एक रेफरेंस क्रिएट करके हम देखते हैं कि कितना प्रेशर है, ठीक है। अब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यूजुअली आइडियल बोला जाएगा तो 760 mmHg बोला जाएगा, 760 बोला जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, mmHg, यानी कि मर्क्यूरी के रेफरेंस के साथ बोला जाता है। तो यहाँ पे 60 से 80 mmHg होना चाहिए आपका बीपी। अगर आपका लोअर साइड वाला 60 से 80 के बीच में तो आप एकदम हेल्दी कंडीशन में हैं। फिर वही चीज है कि अगर प्रेशर exerted on the walls of the arteries when the heart is pumping the blood, मतलब कि यूं करके पंप, तो यही होता है ना, पंप कर दिया जब, तो अब जो प्रेशर लगेगा उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और ये मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होता है, इसीलिए दो तरह के प्रेशर होते हैं। और क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन है, इसीलिए मैंने बोला दो तरह के प्रेशर हैं इसके अंदर, डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। तो अब यहां पे इसकी रेंज देखिए, यूजुअली 80 से ऊपर होनी चाहिए, 90 भी बोल देते हैं लोग, लेकिन मैं बोलता हूं कि 80 से 120 के mmHg के आसपास होनी चाहिए। 90 को छोड़िए आप, 80 से 120 mmHg होनी चाहिए। अगर इस रेंज में आपका फॉल कर रहा है, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे देखो आप, अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर ये है हाइयर वाला, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वाला, और ये होता है मिनिमम वाला, ये हाइयर बीपी वाली साइड है। तो नॉर्मल कब रहेगा? जब 120 से नीचे रहेगा और 80 से ऊपर रहेगा। और प्री हाइपरटेंशन कब आनी शुरू हो जाएगी? 120 से 139 के बीच में चला गया तो आपको हाइपरटेंशन के सिम्टम आने लग जाएंगे। फिर पहली स्टेज कब आएगी? 140 से 159 पे। फिर दूसरी स्टेज आएगी अगर 160 से ऊपर जाना जाता रहता है। कई लोग होते हैं ना, आपने देखा, वो हमेशा गर्म ही रहते हैं, उनका फेस लाल ही रहता है, वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, तो उनको पक्का यहाँ पे उनका बीपी हाई ही रहता है, ठीक है। ऐसे लोगों का बीपी हाई ही रहता है। और फिर बिल्कुल नेक्स्ट लास्ट लेवल जो होता है वो 180 के पार, इसका मतलब है कि आपको भैया किसी पागल खाने में भेजना पड़ेगा। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप तो किसी को मार डालोगे, हाइपरटेंशन के शिकार हो गए हो आप। अब वही चीज यहाँ पे भी मैंने बताई है, 180 से 80 के बीच का ये रहता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। डॉक्टर जब वो करता है यूं 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 करता है ना, ये देखिए आपका बीपी चेक करता है। ये किससे चेक करता है आपका बीपी? इस यंत्र का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है स्फिग्मोमैनोमीटर, यहाँ पे डॉक्टर ये जो आपने देखा है ना, यहाँ पे वो देखता रहता है ऊपर नीचे करके, वो यही देखता है कि 80 से 120 के अंदर है कि नहीं है। और एक वो लोवेस्ट वाला देखता है जब वो वापस से एंड में गिराता है कि भैया ये 60 से 80 के बीच में है या नहीं है। फिर अब हम ब्लीडिंग की बात करते हैं। देखिए ब्लीडिंग के अंदर क्या है, ब्लीडिंग अकर्स व्हेन द ब्लड वेसल्स रप्चर। अब देखो अगर कहीं से भी ब्लड वेसल कटफट हो गई तो वहां पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, है ना। और ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द प्लेटलेट्स दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ द इंजरी। जितने भी ब्लीडिंग, अब आपने सोचा है कभी, देखो कई लोगों को बीमारी भी हो जाती है कि अगर उसको कहीं पे ब्लीडिंग होगी ना तो उसका खून रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसको वो बीमारी है। ये आई थिंक ब्रिटेन की क्वीन को थी ये बीमारी, तो वहाँ पे हम डिसीजेज वाले जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर देख लेंगे। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि आपका अगर खून बहने लग गया ना तो वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो बहता ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि बंदा मर भी सकता है। इसीलिए उसके कहीं भी वुंड नहीं होना चाहिए। और इसमें होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स है ना, मेन रोल किसका है क्लॉटिंग करने में? प्लेटलेट्स का। तो अगर प्लेटलेट्स उसको क्लॉट नहीं करते हैं, आपके शरीर में प्लेटलेट्स की ही कमी है, तो फिर ये चीज हो गई तो फिर तो आपको समस्या, फिर आपको कहीं भी जख्म से बच के रहना है। द ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए क्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। जब भी आपके कहीं कटफट होगा शरीर में, तुरंत जो है प्लेटलेट भाग के वहां पे जाएंगे उसको जहां भी रप्चर हुआ है उसको हील करने के लिए, ताकि वहां पे आप देखते हैं ना कि आपकी चोट लगी उसके बाद यहाँ पे एक ब्राउन सा पूरा बन जाता है कुछ दिन के बाद, ताकि वो क्या है, वो क्लॉटिंग है एक तरह से रोकने के लिए, ठीक है।
अभी एंटी क्लोटिंग भी होती है, वो आगे देखेंगे हम क्या होती है। इट इज ए जेल लाइक मास विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स एंड फाइबर लाइक प्रोटीन इन द ब्लड। तो वही है कि ये रोकने के काम आता है और कुछ नहीं इसमें। आओ अब डबल सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में मैं आपको समझाता हूं। हालांकि मैंने हार्ट में ये पढ़ाया भी था, फिर भी मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर चीजें होती क्या है। हमारा जो हार्ट है ना वो 2 बार पंपिंग करता है। वंस इट गोज थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकंड टाइम होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Hence सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब मैं आपको समझाता हूं ये डबल सर्कुलेशन का फंडा है क्या है। आप देखिए इधर मैंने क्या बताया था, एक बार हार्ट भरेगा और फिर दूसरी बार में यूं पुश करेगा। ये 2 बार सर्कुलेशन हो रही है। समझना कैसे हो रही है। आप देखो कि आपका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है आपकी बॉडी से आपके हार्ट के अंदर आता है, और ये मैंने उसमें भी बताया था हार्ट वाले चैप्टर में भी कि वो यहाँ की वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ की एट्रियम के अंदर आ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद वो कहाँ पे चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और फिर मैंने बताया था कि यहाँ से जैसे ही ये पूरे का पूरा भरेगा, अब ये एक तरह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसी को ही हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब ये पूरा भर गया तो हार्ट यूं करके यूं पुश करेगा। अब जब पुश करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये पुश करके कहां जाएगा, इसी को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये पुश करके कहां पे भेज देगा, इसको लंग्स के अंदर भेज देगा। ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अब यहां पे देखिए लंग्स के अंदर क्या होता है, ये कैपिलरीज बनी होती है। ये जितनी भी आपको दिख रही है ना ये गोल गोल सी, यहाँ पे ये गोल गोल सी, ये कैपिलरीज है। यहां पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स अपने पास रख लेंगे और यहां पे इसको क्या दे देंगे, इसको ऑक्सीजन दे देंगे। अब यहां से क्या होगा आप समझना, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन रिच है वो यहां पे आ जाएगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड वो यहां कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। यहां से देखिए कैपिलरीज में सारा एक्सचेंज हो गया गैसेस का और यहां से घूमता घूमता ये यहां आया। यहां आने के बाद ये कहां चला जाएगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ये चला जाता है। उसके बाद ये जाएगा अयोटा के थ्रू, पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। अयोटा देखिए ये है, ये पूरी अयोटा है। आप देखिए यहां अब जैसे ही ये हार्ट यूं पुश करेगा तो ये पीछे से निकलेगा। ठीक है, एक पाइप होती है पीछे से निकलती है, पीछे से निकल के ये यहां के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो आप देखिए कि ये जब आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे सर्कुलेशन को बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में जाके लंग्स के अंदर जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, 2 तरह की सिस्टम है ना, एक पल्मोनरी हो गया एक सिस्टेमिक, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और दूसरे वाले को यहां से यहां आ रहा है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। और मैं आपको साथ के साथ ही बता दूं कि हार्ट के अंदर ही देखिए छोटी छोटी आर्टरीज वेन्स जो रहती है, अगर इनके अंदर कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया, आप देखो ये आर्टरी है मान लो, अब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल यहां पे देखिए क्या करेगा, आर्टरी को इकट्ठा होता जाएगा। अब यहां पे देखिए ब्लड प्रेशर से जाता है, तो जब ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो आप देखिए कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से अगर हम भेजेंगे तो यहां पे ये जब पास ही नहीं करने देगा ब्लड को, तो यहां पे देखिए कि ब्लड जब पास नहीं करेगा तो हार्ट अटैक किस लिए आता है, इसीलिए कि यहां पे चोकिंग हो जाती है। चोकिंग हो जाएगी तो यहां पे क्या हो जाता है, बंदे को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहां पे इन आर्टरीज के अंदर क्या किया जाता है, एक मेटल का मान लीजिए या किसी पर्टिकुलर चीज का बनाया जाता होगा, मेटलोइड वगैरह का बनाया जाता होगा पेसमेकर, उसको यूं डाल दिया जाता है बीच में इसके आर्टरी के। तो अब क्या होगा, अब वो ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह है उसको एक तरह से जो जितना भी इकट्ठा हो रखा था उसके बीच में तो ये चला गया पेसमेकर, तो एक तरह से क्या हो गया, वो पैसेज क्लीन हो गया। तो अब जो हार्ट के पेशेंट है वो काफी लंबे समय तक फिर जीवित रह सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ब्लड के अंदर कंपोजिशन की बात करते हैं। ब्लड के अंदर है क्या, ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो कि बाकी सारे के सारे सेल्स की ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड को पूरा करता है। ये तो हमें सीधा सीधा पता है। अब देखिए एक और चीज करता है ये ऐसा है कुछ कि जैसे एक होता है ना व्यक्ति टिफिन वाला, आपने कभी अगर बाहर रहे होंगे तो टिफिन लगवाया होगा, वो आएगा दोपहर में सबको टिफिन बॉक्सेस बांट देगा और उनके जो ओल्ड टिफिन बॉक्सेस हैं जो खाली हो चुके हैं वो ले जाएगा अपने साथ। तो यहां भी ऐसा ही है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स बांटता जाएगा ब्लड, और जो उन लोगों के पास जितने भी ऑर्गन्स वगैरह के पास कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रखी है वो इनसे ले लेगा और लेकर फिर वापस से कहां, हार्ट के पास जाके फिर लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेट करके और वापस से ले आएगा। ऐसे सिस्टम ये चलता है। अब देखिए
इन वर्टिब्रेट्स इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स एंड सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा। एक ब्लड प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होते हैं, दोनों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें कितना होता है तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और ब्लड जो बनता कहां पे है अगर बोला जाए तो ये बनता है, अगर बच्चा है कोई 2-3 साल का तो उसके अंदर देखिए बोन मैरो जो है ना बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं रहता, तो वो कहां बनेगा, लीवर में बनेगा। लेकिन अगर एक अडल्ट व्यक्ति है, आप हैं जैसे, तो आपके अंदर ये कहां बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक है दोस्त, एक सेकंड में दरवाजा बंद कर लूं। तो ये कहां बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। बोन मैरो कहां पे होता है, आपकी बोन्स के अंदर होता है। ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, स्केलेटन के अंदर बताया था कि आपकी बोन्स के अंदर स्पेसीज होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। और ये क्या बनाता है, ब्लड बनाता है। ब्लड सेल्स को सारा का सारा आविष्कार यहीं से ही होता है। ठीक है, फिर वो जो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर मेजर पोर्शन बोन मैरो से ही बनता है ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा मिलके क्या बना देते हैं, ब्लड बना देते हैं। अब एक और चीज मैं बता दूं आपको कि अगर ब्लड से हम फिब्रिन निकाल दें, फिब्रिन क्या होता है, ये वो सब्सटेंस है, जैसे कि आप फिब्रिन के अंदर प्लेटलेट्स को समझ सकते हैं। ये वो हैं जो आपके ब्लड की क्लोटिंग करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ब्लड को, कि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए। तो अगर ये जो क्लोटिंग मटेरियल है, फिब्रिन को मैं एक सिंपल भाषा में लिखूं तो ये क्या है, ये क्लोटिंग मटेरियल होता है। अगर इसमें से ब्लड में, पूरे ब्लड में से क्लोटिंग मटेरियल को हटा दिया जाए तो बचता क्या है, उसको बोलते हैं सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना कि सीरम क्या होता है और फिब्रिन क्या होता है। आइए अब मैं बताता हूं ब्लड बना किस किस चीज का होता है। आप देखो, सबसे पहले तो ये बना होता है प्लाज्मा का, जो कि होता है लिक्विड, और बाकी होते हैं कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स होते हैं सॉलिड के और प्लाज्मा होता है लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड है जो, जैसे चीनी का घोल है, मान लो चीनी और नमक का घोल है, तो पानी क्या है उसमें, लिक्विड है। चीनी और नमक क्या है, सॉलिड है। तो वैसे ही यहां पे है। अब ब्लड सेल्स देखिए बने किस किस चीज के होते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। एक तो होती है प्लेटलेट्स, दूसरा होता है आरबीसीज, और तीसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या है, कॉर्पसल है। प्लाज्मा क्या हो गया, जिस लिक्विड में ये सारी चीजें पड़ी हैं, और कॉर्पसल क्या हो गया कि जो सॉलिड मटेरियल्स पड़े हैं उनकी बात हो रहा है। तो ये सारे सॉलिड मटेरियल इसके अंदर पड़े होते हैं। प्लेटलेट्स को का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा आता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जो मेजोरिटी रहती है ना, वो लिम्फोसाइट्स की रहती है, लिम्फोसाइट्स की। हालांकि इसके अंदर मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल भी होते हैं, बट इनकी परसेंटेज बहुत, कोई 0%, कोई 0.1%, कोई 1% रहता है। मेजोरिटी क्या रहती है, लिम्फोसाइट्स की रहती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो ब्लड के अंदर ना, आप कभी भी रिपोर्ट को उठा के आज के बाद देखेंगे ना, तो आपको ये सभी देखने को मिलेंगे। प्लेटलेट कितने, आरबीसी कितने, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कितने कितने, सब देखने को मिलता है उसके अंदर। कई बार ईएसआर भी देखने को मिलता है। अगर ईएसआर बढ़ रखा है तो यानी कि आपको, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ समस्या है। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब के थ्रू छोटा सा बस यही समझा रखे कि क्या क्या कंपोजिशन रहती है इसके अंदर। अब देखिए जैसे प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का क्या रहता है, 1% रहते हैं, सिर्फ 1% पूरे के पूरे ब्लड के क्या रहेंगे, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा कितना हो गया, 55%। फिर बाकी के आरबीसीज वगैरह कितने हो गए, 45% रहते हैं। ये परसेंटेज बता रखी है एक। आगे क्या है, ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, ब्लड प्लाज्मा जो है, ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर देखिए, जो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसके अंदर 90% तो पानी ही रहता है, साथ में 6 से 8% प्रोटीन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर जो रहते हैं वो 1% ही रहते हैं। अब प्रोटीन्स इन प्लाज्मा की बात करते हैं तो देखिए कि जो फिब्रिन है और थ्रोम्बिन है, ये जो है ये प्रोटीन है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन्स हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड की क्लोटिंग करने में। अगर आपको कहीं चोट लगी है तो तुरंत वहां पे क्लोट कर देंगे। लेकिन अब आपको पता है अगर आपके ब्लड की क्लोटिंग हो गई है तो फिर ऐसे करके तो अंदर 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 तक पूरा थक्का जमता जाएगा और वो पूरी की पूरी नस के अंदर जम जाएगा थक्का। तो ऐसे इसको रोक कौन रहा है, इसको रोकने के लिए भी कोई चाहिए ना भाई। ये थोड़ी कि एक आदमी काटता जा रहा है और आगे से कोई उसको रोक ही नहीं रहा किसी को, है ना, तो वो तो सारी दुनिया को नष्ट कर देगा एक दिन काट काट के। तो उसको रोकने के लिए कोई चाहिए, तो यहाँ पे रोकने के लिए कौन आता है, फिर इसको हिपेरिन आता है कि भैया तुम्हें सिर्फ बाहर बाहर से रिपेयर करना है, इस ट्यूब को अंदर नहीं घुसना। तो हिपेरिन आएगा और इनको रोक देगा, फिब्रिन थ्रोम्बिन को, टू हेल्प इन एंटी क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द बॉडी फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर ये क्लोटिंग अंदर हो गई तो सर्कुलेशन तो रुक जाएगी ना, इसीलिए अंदर नहीं होने देगा क्लोटिंग। देखिए भगवान ने क्या सिस्टम रचा है कि अगर उसने फिब्रिन थ्रोम्बिन को बनाया तो उसने हिपेरिन को भी बनाया, यानी अगर पॉजिटिव को बनाया तो उसने नेगेटिव को भी बनाया। इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की ही जरूरत होती है। ये आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है
कि आपको चोट लगी तो आपका सारा खून बाहर नहीं निकलने देगा, रोक देगा। लेकिन अगर ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव काम कर देगा और ये अंदर की नस तक पूरे का पूरा ब्लॉक कर देगा तो फिर तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो गया ना। तो इसका एंटीडोट क्या बना दिया भगवान ने? एंटी क्लोटिंग एजेंट बना दिया हेपेरिन। यानी कि भैया ये नेगेटिव हो गया एक तरह से, ये पॉजिटिव कर रहा था आपका, अब ये नेगेटिव कर रहा है, लेकिन नेगेटिव करके भी ये आपकी हेल्प कर रहा है, यानी कि ये अंदर ट्यूब के क्लोटिंग नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे समझ सकते हैं चीजों को आप। फिर अदर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट्स और ब्लड गैसेस होती हैं। CO2, O2 इनका तो पता ही है आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल की। ये एरिथ्रोसाइट है, लगभग 45 के आसपास, 44 से 45% आपके पूरे का पूरा होता है ब्लड का। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो है या न्यूक्लियस जो है ना वो एब्सेंट रहता है, ये ध्यान रखना। केवल 2 ही ऐसे आरबीसी हैं, 2 ही जीव हैं जिनके आरबीसी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस रहता है। कौन से ऐसे जीव हैं? कैमल और लामा। ये 2 ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी सब जीवों के न्यूक्लियस नहीं होता है। किसमें? आरबीसी में। ये रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, एरिथ्रोसाइट की। तो आपको याद रखना है एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल कैमल और लामा के आरबीसी में ही न्यूक्लियस होता है। इसकी लाइफ रहती है 120 दिन के लिए, यानी कि इसके बाद ये मर जाते हैं और नए आरबीसी बनते हैं। कौन बना रहा है? बोन मैरो बना रहा है ना। फिर हीमोग्लोबिन इसके अंदर जो होता है वो कितना होता है? 270 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है। ये सारा सेल्स की बात है, सेल्स की फॉर्म में हम बात करते हैं। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? आप देखिए रेड भी क्यों दिख रहा है? ये रेड इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का काम होता है आयरन को अपने साथ जोड़ लेना। तो क्योंकि आयरन जो है, आपने अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, या फिर हम देखते थे कि मार्स के ऊपर मिट्टी लाल क्यों है, तो वहां पे आयरन ऑक्साइड्स की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए लाल है। तो वही चीज है कि हमारा ब्लड लाल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से लाल है। आयरन जो होता है रियलिटी में वो लाल होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आयरन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, जिस वजह से ये लाल दिखता है पूरे का पूरा आरबीसी। तो रेड कलर क्यों है इसका? Fe इसका फॉर्मूला होता है आयरन का, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये रेड कलर जो है आयरन की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं और बताऊं आपको, तो जो ऑक्टोपस है उसके अंदर क्या है? हिमायोसाइनिन कंटेन्स कॉपर। एक ऑक्टोपस है हिमायोसाइनिन, उसके अंदर क्या है कि कॉपर होता है। अगर जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन क्या करता है? कॉपर को अपने साथ अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या दिखता है? ब्लू कलर दिखता है ऑक्टोपस के ब्लड का, ठीक है। ऐसी कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या होगा? उसका कलर जो है वो व्हाइट कलर दिखाई देगा। अगर आप कॉकरोच को मारेंगे तो उसमें से रेड कलर नहीं दिखेगा, उसमें से व्हाइट कलर का आपको ब्लड बाहर निकलता हुआ दिखेगा। फिर अगर हम देखें कि टोटल आरबीसीज जो हैं, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, क्योंकि ये चीज वॉल्यूम के हिसाब से ही देखी जाती है, 1 माइक्रोलीटर में, 1 लीटर में, है ना, ऐसे करके। तो ये 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना होता है? 4 से 5.5 बिलियन, लगभग आप 5-5.5 बिलियन मान लीजिए। 5-5.5 मिलियन सेल्स जो है आरबीसी के किस में होते हैं? 1 मिलीमीटर क्यूब में होते हैं। लगभग 5 मिलियन सेल्स 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में होते हैं। किसकी 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में? ब्लड की। ऐसे ही हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी क्लास में एक हुआ करती थी लड़की, बिल्कुल पतली सी थी, वो ऐसा लग रहा था कि फूंक मारो तो गिर ना जाए नीचे, इतनी ज़्यादा पतली थी। पर उसकी दिलेरी देखी कि एक बारी ब्लड जो डोनेट करते हैं ना उसका कैंप लगा, तो वो वहाँ पहुँच गई ब्लड डोनेट करने के लिए, और डॉक्टर ने उसको डांट के भगा दिया कि भाई तुम्हारे अंदर खुद ही नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगी, निकलो यहाँ से, है ना। तो उसका क्या किया उन्होंने? हीमोग्लोबिन चेक किया। हीमोग्लोबिन जिसका कम रहेगा वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, या कोई ड्रग्स का सेवन करता है तो वो भी अपने ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता। उसका ब्लड जो है वो ड्रगिस्ट हो रखा होता है, तो डॉक्टर उसका नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब डब्ल्यूबीसी की मैं बात करता हूँ। डब्ल्यूबीसी की जो जीवन होता है बहुत कम होता है, 3 से 4 दिन का ही जीवन होता है, और ये हमारे पूरे ब्लड का सिर्फ 1% पार्ट होते हैं। 1% पार्ट है डब्ल्यूबीसी। इनको हम लिम्फोसाइट भी बोल देते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोल देते हैं। एग्जैक्ट अगर बोलेंगे तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के ही बहुत सारे अंदर पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मेन अगर आपसे पूछ लीजिए कि ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। इनको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है इनको? सोल्जर्स दिया जाता है नाम। एक मैंने आप लोगों को बताया था
कि शहीद जो हो जाते हैं, ये शहीद नहीं होते, ये सोल्जर होते हैं, ये बच भी सकते हैं। एक जो शहीद हो जाते हैं ना, वो भी मैंने बताए थे शुरू में, याद कीजिए जब मैंने राइबोसोम्स वगैरह के बारे में कुछ बताया था, लाइसोसोम्स राइबोसोम्स बताए थे, तो याद कीजिए वहाँ पे मैंने बताया था ये अपने सर पे कफन बांध के आए होते हैं और ये शहीद होंगे ही होंगे, मैंने बताया था वहाँ पे आपको, है ना। ये जो होते हैं ये सोल्जर होते हैं, ये शहीद होंगे नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा ये फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वो मरते ही मरते हैं, वहाँ पे मैंने सब बताया था, शुरू के लेक्चर्स देख लेना। फिर WBCs वर्क एज एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई पैथोजन आया, उससे लड़ने का काम करेंगे, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। ये भी कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यानी इनके अंदर न्यूक्लियोलस है, RBC के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं है, एक्सेप्शन मैंने वहां पे बताई थी कैमल और लामा की, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे सबके अंदर न्यूक्लियस होता है। WBC इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स गिवन बिलो, 5 तरह के सेल्स हैं इसके अंदर। पहले हैं न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसीलिए हम, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आप देखिए और न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट इसके अंदर कंपोजिशन ज़्यादा है, तो इसीलिए कोई लिम्फोसाइट भी पूछ ले तो आपको उसका मतलब WBC समझना है, न्यूट्रोफिल बोल दे तो उसका मतलब भी आपको WBC ही समझना है। ठीक है भाई, तो ये आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरे का पूरा। और यहाँ पे देखिए आप एक और चीज़, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लिम्फोसाइट ही कर रहे हैं, देखो एक तरह से। और जो बेसोफिल है वो क्या कर रहे हैं, हिपेरिन और हिस्टामिन को रिलीज कर रहे हैं। हिपेरिन क्या था भाई, एंटीक्लोटिंग एजेंट था, तो वो सब चीजें मैंने बताया। यहाँ ऐसी किल करना अगर पैरासाइट्स को या एलर्जिक कंडीशन को, तो एजिनोफिल का काम है, ये बहुत ही कम होते हैं। ठीक है दोस्त, अब डिजीज की बात करते हैं आरबीसी और WBC से रिलेटेड, तो वो होगी एनीमिया जिसके अंदर RBC की कमी हो जाए, पॉलीसिथेमिया होगी जिसके अंदर RBC बढ़ जाए, लिंकोपेनिया होगी जिसके अंदर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाए। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की बहुत मात्रा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसमें उस डिजीज को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। यानी कि आपके लिए ये जो RBC WBC है ये बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक रेंज है, उस रेंज में ही होनी चाहिए। आप कभी भी ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो एक रेंज दी होती है कि इस रेंज के बीच में होनी चाहिए। प्लेटलेट्स भी आप करवाते हैं तो एक रेंज दी होती है कि इसके बीच में ही प्लेटलेट होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर या नीचे कोई पैरामीटर जाता है तो आप बीमार ही होंगे। आप ये मत समझिए कि WBC जो है आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो वो बोलते हैं ना इम्यूनिटी बढ़ाएंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है। WBC के आपको डोट देते ना, है ना, और आपकी बॉडी में अगर WBC बहुत ज्यादा भी होगा तब भी आप बीमार पड़ेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसी बस इसी इम्यूनिटी के नाम पे बहुत सारी कंपनियां अपना धंधा चलाती हैं। अब आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर केवल 1% होते हैं, 1% ऑफ टोटल ब्लड। ठीक है दोस्त, प्लेटलेट्स जो हम बहुत टाइनी ब्लड सेल्स होते हैं दैट हेल्प योर बॉडी फॉर्म क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। जैसी कहीं पे आपकी ब्लीडिंग होगी तो वहां पे उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स ही मेन काम करते हैं। ठीक है, वो जो प्रोटीन वगैरह बताए थे वो तो है ही है, लेकिन साथ में जो मेन चीज है आपकी बॉडी में वो प्लेटलेट्स हैं। इफ वन ऑफ योर ब्लड वेसल गेट्स डैमेज्ड, अगर कोई भी आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती, कटफट हो जाती है, तो ये क्या करेगा, तुरंत सिग्नल भेजेगा प्लेटलेट्स को। वो अपना ऑर्गन जो होता है ना, तुरंत एक सिग्नल नर्व्स के थ्रू किसको भेज देगा, सिग्नल कौन भेजता है, नर्व्स भेजती है ना, सिग्नल किसको भेज देगा, तुरंत से प्लेटलेट्स को भेजेगा, भाई यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, जल्दी 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 आओ, दुश्मन का हमला हो गया है ना, यहाँ पे उसने हमें गोली मार दी है, तो गोली मार दी है तो फिर प्लेटलेट्स भागे आएंगे, रश करेंगे उस तरफ में, उस साइड पे आके, और तुरंत से उसकी गोली निकाल के उसको सीलने का काम करेंगे, तुरंत से सीलने का काम करेंगे। सीलने का काम मतलब क्या हो गया, क्लोटिंग हो गया दोस्त। ठीक है, दे फॉर्म ए प्लग या क्लोट टू फिक्स दी डैमेज। फिर आप देखिए कि डेंगू होता है जब, तो डेंगू में क्यों बोलते हैं कि भैया बंदा मरने की कगार पे हो जाएगा, क्योंकि उसका प्लेटलेट्स बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हमने तो खुद अपनी फैमिली में अपनी मदर का देखा है कि 10,000 12,000 तक प्लेटलेट रह गए थे, जबकि ये 1.5 लाख के आसपास होने चाहिए हैं। तो और ये देखिए कि कई बार आप टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है आपके मान लीजिए 1.5 लाख की जगह पे मान लो 1,30,000 आ गए, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हर एक सेकंड में ही बदलते रहते हैं प्लेटलेट्स। कोई मर रहे हैं प्लेटलेट तो कोई नए बन रहे हैं, तो इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि तुरंत कितने हो जाएंगे, है ना, तो ये हर पल बदल रहे हैं, इसलिए घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हाँ, 1 लाख से भी नीचे काउंट चला गया तब आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, फिर तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो। ठीक है, डेंगू के अंदर यही होता है कि प्लेटलेट लेवल आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ऐसी की तैसी फेर देता है ये। और देखिए क्या रह गया इसमें, आइए एक लास्ट चीज ब्लड के अंदर और कर लेते हैं हम, ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको बता देते हैं। हो सकता है आपने बचपन में या कभी भी अपना ब्लड ग्रुप चेक कराया हो, किसी का O पॉजिटिव हो, किसी का AB नेगेटिव हो, है ना, ऐसे करके। आज थोड़े थोड़े से आपके भ्रम भी हम दूर करेंगे इसके रिलेटेड। आप देखिए कि ब्लड जो है, अगर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बात करनी है तो ब्लड के ग्रुप लिखो यहाँ पे, ब्लड ग्रुप।
ठीक है। इसके अंदर दो भाग हैं आपके, पहला है एंटीजन और दूसरा क्या है, एंटीबॉडी। इन दोनों के बेसिस पे ही आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अब देखो यहां पे ये ब्लड ग्रुप आपने सुने होंगे ए बी ओ, हालांकि इसके बाद इसके वो भी हो जाते हैं, जैसे ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, वो भी रहते हैं। लेकिन मैं आपको अब सिंपल भाषा में समझाऊंगा, अपने को कोई नहीं पूछने वाला, वैसे जो चीज पूछने वाली अभी बताऊंगा वो भी। आप देखिए कि एंटीजन जैसे ए के अंदर क्या होगा, ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। और इसका देखिए ए और बी का ही सारा का सारा गेम रहता है, ए बी और ओ का ही। तो जब इसके अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है तो इसको क्या बोलते हैं, ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी समझ के लिए बता रहा हूं। अब ये जो अब अगला स्टेप समझना जो आपकी रियल लाइफ में काम आएगा। जो ब्लड ग्रुप ए वाले लोग हैं, क्या वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकते हैं? मान लो कि इसको चोट लगी, इसको ब्लड की जरूरत है, तो क्या ए वाला सबसे कर सकता है? जी नहीं, ए वाला केवल ए से कर सकता है या ओ से कर सकता है। और अगर डोनेट करने की बात होगी तो ये ए या ए बी को ही डोनेट कर सकता है। ऐसे ही आप देखिए बी के अंदर एंटीजन हो गया बी, एंटीबॉडी हो गया ए, और रिसीव ये किससे कर सकता है? अगर इसको चोट लगी तो बी को, किसी मान लीजिए आपका ब्लड जो है वो बी ब्लड ग्रुप का है, तो आपको चोट लगी तो आप किससे ब्लड ले सकते हैं? आप लेंगे या तो बी वाले से बंदे से लेंगे या ओ वाले से लेंगे। आप कभी भी किसी और ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर देने की बात है तो आप बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। सेम आप देखिए ए बी के अंदर है, ए बी वाला बंदे के अंदर आप देखिए ए ये किससे ले सकते हैं? यहां पे एंटीजन हो गया ए बी, एंटीबॉडी हो गया ओ, और यहां पे ये किससे ले सकता है? ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। और ये दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी को दे सकता है। बहुत जबरदस्त चीज। अब यहां से एक चीज आपको कंक्लूड करनी है। यहां पे देखिए लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ पॉजिटिव है, लोगों को यही लगता है, और यूनिवर्सल रिसीवर उनको कुछ और ही लग रहा होता है, वो भी उनको पता नहीं होता है। तो यहां पे मैं यूनिवर्सल रिसीवर की बात कर रहा हूं। ए बी पॉजिटिव जो होता है ना, आप देखिए ए बी है, तो ए बी के अंदर भी ए बी नेगेटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव भी। तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ये देखो रिसीव कर सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, ये रिसीवर हो गया, है ना, कि ये किसी से भी ए बी पॉजिटिव वाला बंदा ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन हो गया, ए बी पॉजिटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होगा। यहां पे देखना आप, ओ वाला बंदा सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है, उसको चोट लगी तो खुद वो ओ से ही ले सकता है। लेकिन अगर किसी को देना है तो ओ नेगेटिव वाला बंदा ना किसी को भी ब्लड दे सकता है, वो ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। जी हाँ, तो इसीलिए यूनिवर्सल डोनर जो हो गया वो कौन हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। ओ पॉजिटिव नहीं होता, ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और एक चीज मैं बता दूंगा आपको कि आपको लग रहा होगा कि जैसे ओ वाला बंदा है, अब किसी को चोट लगी या किसी को डेंगू हो गया, उसको तुरंत ब्लड की जरूरत है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, तो वो क्या करेगा, अगर आप उस बंदे का ग्रुप मान लो ए है और आपके पास अवेलेबल सिर्फ ओ है, तो आप दे तो सकते हो ए का, ए को आप दे तो सकते हो क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप यूनिवर्सल डोनर हो। लेकिन समस्या इसके अंदर पता क्या है कि जो ए को चाहिए है ना, जो ए जल्दी हील होगा, अगर इसको ए को ए का ही ब्लड दे दिया जाए ना तो ये जल्दी इसकी बॉडी में फर्क नजर आएगा, ये जल्दी ठीक होगा। अगर ओ का देंगे तो वो बचा तो लेगा लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, हो सकता है कि ज्यादा बोतल भी ब्लड चढ़ाना पड़े और समय भी इसको ज्यादा लग जाए। तो इस वजह से ये जो रहता है ना, और कंपैटिबिलिटी का भी इशू रहता है। जैसे खुद मैं आपको बताता हूं, मैंने देखा हुआ है कि किसी को डेंगू हो जाए ना, क्योंकि मैंने बोला ना हमारे घर में ही सीन हुआ था, तो किसी को भी डेंगू हो जाता है तो एक मशीन लगाई होती है, एक पेशेंट को यहाँ पे लिटा लेते हैं और इस तरफ एक मशीन होती है, आपके सुई लगाई होती है, ये मशीन में 2 स्ट्रीम चलते हैं, है ना। ये जैसे इस स्ट्रीम में गई तो मशीन ने क्या किया, जैसे ये मशीन के अंदर जाएगा, मशीन ने इसमें से छांट काट करके जो प्लेटलेट हैं, सिर्फ प्लेटलेट येलो कलर से उनको अलग कर लेती है, बाकी के जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो नहीं चाहिए होते डेंगू में पेशेंट को, केवल प्लेटलेट चाहिए होते हैं, तो वो बाकी के यहां से हटा के इस तरफ भेज देती है। यानी कि यहां से आया मशीन के अंदर, प्लेटलेट अलग किए, एक येलो कलर का पाउच होता है, येलो कलर के पाउच में वो इकट्ठे हुए, बाकी का जो बचा ब्लड उसको वापस से पेशेंट के ही बॉडी में छोड़ दिया जाता है।
ऐसा किया जाता है जब आपके प्लेटलेट कम हो जाए तो डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ किसी भी पेशेंट के लिए प्लेटलेट चाहिए होते हैं, वो पूरा ब्लड नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा ब्लड की हो जाएगी, जबकि हमें मेन चीज़ चाहिए है डेंगू से बचाने के लिए व्यक्ति को। और ये भी जब चढ़ाते हैं तो कई बार पेशेंट उसको रिसीव अच्छे से नहीं करता उसका ब्लड, और पेशेंट की हालत नाजुक हो जाती है, फिर उसको स्टेबल करने के लिए डॉक्टर और बहुत सारे ड्रग्स देते हैं, तब जाके वो पेशेंट बेचारा स्टेबल होता है। ये हमारा खुद का आंखों देखी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसीवर हो गया ए बी पॉजिटिव। आई होप कि ये सेशन आपको समझ आया होगा। हो गया ना कंप्लीट? ये तो मेरे हिसाब से हो गया, आज का खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये पूरे का पूरा हमने आज पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑलरेडी मैं आपको जाइलम और फ्लोएम का बता चुका हूं। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा कंप्लीटली। बहुत कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, रियल लाइफ की चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जिससे कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।